ठीक है। गुड आफ्टरनून। दो पार्ट में ये डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं आज। एक पार्ट में मेन बीपीएससी मेंस, दो पार्ट में है ये। एक पार्ट में है जो क्वेश्चन पेपर है, पेपर्स हैं, इसका एक बार हम लोग रिव्यू कर लें। जो ऑलरेडी पेपर आया हुआ है 66 का जो पेपर है उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं, मेन 66 का। और फिर उसके बेस पर सेकेंड जीएस मेंस 66 पेपर के बेस पर हम लोग बीपीएससी 67 मेंस का दो पार्ट में एक सिलेबस डिजाइन कर लेते हैं और फिर जो स्ट्रेटजी है वो तय कर लेते हैं। तो दो पार्ट में है। पहले पार्ट में बीपीएससी जो मेन 66 है उसके बेस पे, तो यहां पर पेपर कहां पे था रमेश? इसमें पेपर कहां पे था? 3 अगस्त मिल गया। ये पेपर है। तो देखो, एक मैं पेपर पे आने को तो आ गया हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। वो है कि बीपीएससी 66 का जीएस का पेपर हुआ। बीपीएससी आप जैसे जानते हैं, बीपीएससी 66 मेंस का एग्जाम 29, 30, 31 जुलाई को हुआ, 29, 30 और 31 को। तो आप जानते हैं कि देखो, जैसे बार बार मेरा यूट्यूब पे ऑन रिकॉर्ड कई सारी बातें, फॉर्मल बातें और इनफॉर्मल बातें, औपचारिक और अनौपचारिक बातें, दोनों हमने इस तरह के लेक्चर में जो आज आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, इस तरह के लेक्चर में दोनों तरह की बातें हमने खूब करी हुई है। और उसके आधार पे क्या हमने पीछे 29 जुलाई के पहले जो बातें हमने आपके लिए शेयर किया, अपना जो कन्विक्शन जिसको कहा जाए कि मेरी अपनी जो सोच है, वो सोच आपके लिए हमने जो व्यक्त किया, जो कि ऑनलाइन में यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑन रिकॉर्ड, क्या 29, 30, 31 तारीख को वो सही साबित हुए या वो गलत साबित हुए? क्योंकि एक टीचर के रूप में हम लोगों का भी टेस्ट होता है, जो मेंस का एग्जाम दे रहे होते हैं। अभी हम लोग बीपीएससी 66 पीटी की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेपरेट अलग से बात करेंगे, मेंस की बात कर रहा हूं मैं। क्या हमने उसके पहले, चूंकि जो 29, 30, 31 तारीख को जो एग्जाम होता है जब, तो इस एग्जाम के दिन क्या केवल विद्यार्थी का ही टेस्ट होता है? तो कहा जाता है कि नहीं, केवल विद्यार्थी का ही टेस्ट नहीं होता है, केवल एग्जाम देने वाले का टेस्ट नहीं होता है। जो उसके पहले उसके साथ जो टीचर जुड़े होते हैं, जो उनको गाइड करते हैं, ठीक है, उनका भी टेस्ट होता है। वो हम भी पीछे 29 जुलाई के पहले हमने भी काफ़ी सारी बातें बीपीएससी 66 मेंस के लिए हमने कही, हमने उसको पढ़ाया, हमने उसके सिलेबस को कंप्लीट किया, कई तरीके से कंप्लीट किया। हिंदी मीडियम में कंप्लीट किया, इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट किया, एक क्लास को दो बार किया, कई क्लास को जैसे पॉलिटी का क्लास है तो किसी और टीचर ने भी कराया, किसी और दो बार कराया। कई सारी चीज़ें हम लोगों ने कोशिश करी। टेस्ट में एक राउंड टेस्ट लिया, दूसरा राउंड टेस्ट लिया, तीसरे राउंड टेस्ट लिया, टेस्ट लेने का काम किया, टेस्ट पेपर। उसके बाद फाइनली जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमने सारे जो क्लास नोट्स थे, चूंकि कोरोना का टाइम था, क्लास नोट्स सच मिल नहीं पा रहे थे, और लोगों से ये कहना कि भाई आप हमारे लिए सारे क्लास नोट्स को स्कैन करके आप पीडीएफ शेयर करिए, जिससे कि हम लोक हित में
जनहित में या पब्लिक इंटरेस्ट में हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि जो लोग आस्था इसमें नहीं पढ़ते हैं वो भी आस्था इसके क्लास नोट्स का लाभ ले सकें, चाहे वो इकोनॉमी का हो, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी का हो, चाहे पॉलिटी का हो, चाहे हिस्ट्री कल्चर का हो, जो भी क्लास है वो सब क्लास का ये संभव नहीं हो पा रहा था। फिर भी उसके बावजूद हम लोगों ने अपनी कोशिश किया कि सारे जो टेस्ट पेपर, जो टेस्ट सीरीज यहाँ हुआ था उसका टेस्ट पेपर समय रहते ही व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। उसी तरह से हम लोगों ने क्लास नोट्स भी, ये सारा का सारा बीपीएससी 66 मेंस का जो क्लास नोट्स था वो भी, जैसे हिस्ट्री का क्लास नोट्स था, ज्योग्राफी का क्लास नोट्स था, कई सारे ऐसे क्लास नोट्स थे जिसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो वो क्लास नोट्स हमने, पीछे का क्लास नोट्स ही 65th का क्लास नोट्स, लेकिन जहाँ चेंज हुए वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमी का, पॉलिटी का, ये सारे क्लास हमने जो 66 में कंप्लीट हुआ था उसको किस तरीके से मैनेज करके हम लोगों ने ग्रुप में डाला। तो ये मैंने 29th के पहले हम लोगों ने भी काफ़ी कुछ किया था। एक टीम लीडर के रूप में मैं आस्था में जो टीचर का ग्रुप है, ठीक है, उसमें एक कोऑर्डिनेटर की बात करूं, कोऑर्डिनेटर के रूप में हमने भी कई सारे काफ़ी कुछ काम किए। तो उसका टेस्ट भी था 29 तारीख को, 29, 30, 31 को जो एग्ज़ाम हुए उस एग्ज़ाम में हम लोगों का भी टेस्ट हुआ, माने ये जो जीएस के जो पेपर हुए थे, ठीक है, तो उसमें अब यहाँ पर है कि भाई कैसे ये जो टेस्ट हुआ उसमें विद्यार्थी लोग पास किए करेंगे कि नहीं पास करेंगे, इसकी जानकारी तो मेंस का रिजल्ट आने के बाद होता है। क्या टीचर के रूप में मैंने जो एक आपको कुछ कन्विंस करने की कोशिश किया, आपको गाइड करने की कोशिश किया, अपने चश्मे से बीपीएससी के एग्जाम हॉल को दिखाने की कोशिश किया, उसमें हम लोग कितना सफल रहे, ये इसका भी टेस्ट हुआ था। और वो टेस्ट में हम पास हुए कि नहीं पास हुए, ये चीज़ दिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो पेपर है वो पेपर सामने लेके आ जाए, ठीक है। और उसी प्रोसेस में देखिए, फर्स्ट इसमें आपके सामने अब पेपर लेके आते हैं, तो देखो जैसे आप सब जो कोई नया है वो सब इस बात को जानते होंगे कि बीपीएससी मेंस में आप जानते हैं टोटल ये 900 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, और इस 900 मार्क्स में से के 3 पेपर होते हैं, ठीक है। एक जीएस जनरल स्टडीज पेपर 1 होता है और ये 300 मार्क्स का होता है। दूसरा जीएस पेपर 2 है और ये भी 300 मार्क्स का है, अंक का है। और तीसरा एक ऑप्शनल होता है, एक ऑप्शनल है यहां पे, ये भी 300 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें जाएं, क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे तो यहां पर भी टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर भी टोटल 8 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं। ये जो 300 मार्क्स है वो 8 क्वेश्चंस में, यहां पर भी ये 8 क्वेश्चन में, और यहां पर भी उसी तरह से क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शनल में। तो जीएस की अगर बात करें तो 300 मार्क्स 38 इंटू 6 होता है और प्लस 36 इंटू 2 होता है, क्वेश्चन का जो ब्रेकअप होता है उसमें देखेंगे तो मार्क्स 300 हो जाएगा। कितने जो 3 सेक्शन में, ये 8 क्वेश्चन 3 सेक्शन में होते हैं। सेक्शन ये जैसे करें तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन ए में जाते हैं तो आपको पता होगा ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री कल्चर है। सेक्शन 2 में जाते हैं तो ये करंट अफेयर्स है, और सेक्शन 3 में जाते हैं तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन है, डीआई है। और यहां पे जाते हैं, ये जीएस 2 में जाते हैं तो ये सेक्शन 1 में एक यहां पे पॉलिटी है, सेक्शन 2 पॉलिटी के बाद ये इकोनॉमी ज्योग्राफी है, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी कहें, और ये साइंस टेक है। सेक्शन 3 जो है 3, ये साइंस टेक है, ये साइंस टेक है, ठीक है। ये इस तरह से डिवाइडेड है ये 8 क्वेश्चन। तो ये सेक्शन 1 से आप देखेंगे तो इसमें से आपको टोटल, यहां से सेक्शन 1 से टोटल 3 क्वेश्चन लिखने हैं, सेक्शन 2 से भी 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, और सेक्शन जो ये है तीसरा है, यहां से 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो 3, 3, 2 टोटल 8 हो गए, ठीक है। उसी तरीके से जाएंगे तो 3, 3, 2 हो गए। फिर यहां से भी 3, यहां से भी 3, और साइंस टेक से भी 2। तो ये टोटल 3, 3, 2 8 क्वेश्चन यहां से भी होता है, ठीक है। तो नीचे
नीचे अगर कट रहा है, नीचे कट रहा है क्या रमेश? नीचे से, अच्छा। तो यहां पे हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये जो जीएस के पेपर की अगर बात करें, जीएस पेपर जो मेंस में हुआ नीचे से, तो ये जीएस पेपर्स हैं। इसमें हमने ये कहा था कि 2 पेपर हुआ, तो उस पेपर पे अभी आने के पहले आपको एक बता दें, जीएस पेपर में जीएस 1 और जीएस 2, और जीएस 1 भी 300 मार्क्स का है, हमने ये नीचे लिखा था अगर छूट गया हो तो, और ये 300 मार्क्स का है। और इसमें आप देखेंगे कि ये 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, टोटल ये 8 क्वेश्चंस हैं, और यहां पर भी टोटल 8 क्वेश्चंस है। रिपीट कर दे रहा हूं थोड़ा सा, कुछ लोगों का छूट गया नीचे। और यहां से 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में ये हिस्ट्री, करंट और डीआई, और यहां पर है 3 सेक्शन, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस टेक, ये 3 थे, ये हमने लिखा था। और यहां से ये लिखा था कि इसमें से 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, यहां से 3 लिखना है, और यहां से 2 क्वेश्चन लिखना होता है। ये 3 क्वेश्चन लिखना है, ये 3 क्वेश्चन यहां से लिखना है, और यहां से 2 क्वेश्चन लिखना है। और ये इंटू 38 मार्क्स होते हैं, 38 होते हैं, ये भी 38 होते हैं, और ये 36 होते हैं। तो देखेंगे सबको 2 इंटू 36, ये टोटल 300 हो जाएगा। फिर उसी तरह से इंटू 38 होता है, ये इंटू 38 होता है, और इंटू 36 होता है ये, तो ये मिला के भी 300 हो जाएंगे। तो इस तरीके से पेपर का, ये जो बीपीएससी में जीएस मेंस का पेपर आता है, उसका ये ब्रेकअप होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट पार्ट में ये जो ब्रेकअप हमने जो दिखाया, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 300, 300, 600 और 300 का ऑप्शनल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें मैंने यहाँ पे अब एक एक करके टेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा आगे का स्ट्रेटजी बनाने में हमको हेल्प मिलेगा कि क्या हमने हिस्ट्री में जो बातें यूट्यूब पे बोल रखी हैं बीपीएससी 66 के लिए, क्या वो बातें जब बीपीएससी 66 मेंस का पेपर आया तो उसमें हमारी बातें कहां तक सही है, ठीक है। हमने आपको जो गाइड करने की कोशिश किया वो कहां तक सही है, उससे आपको एग्जाम हॉल में लाभ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका जांच करते हैं। और जांच करने में एक बात ध्यान रखिए, मैं हमेशा जब भी क्लास में आता हूं जैसे में, तो जब हिस्ट्री कल्चर वाले की बात करूं तो यहां पर मैं एक बोलता हूं हिस्ट्री, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल ये हिस्ट्री कल्चर के क्वेश्चन हैं, ये जो आपके सामने हैं, जो पूछा हुआ है जीएस मेंस में पेपर 1 में, जीएस में सेक्शन 1 है, ये सेक्शन 1 है, ये हिस्ट्री कल्चर का। तो अब यहां पे देखो, मैं बार बार इस सेक्शन के लिए, जीएस पेपर 1 के हिस्ट्री वाले सेक्शन के लिए, आप जानते हैं जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1 में हिस्ट्री है, सेक्शन 2 में करंट अफेयर्स, और सेक्शन 3 में डीआई है, ध्यान रखिएगा इस बात को। सेक्शन 1 की स्ट्रेटजी की बात करूं तो उसमें क्या है कि हमने हमेशा एक बात कहा कि भैया देखो, बीपीएससी मेंस की जब तैयारी करने जा रहे हो तो उसका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें उसके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की अगर बात करें तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य। दृश्य टॉपिक कौन से हैं और ये कैसे दृश्य हुआ और कैसे कुछ अदृश्य हुए। बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में जितने भी पीछे एग्जाम हुए, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, ये सारे एग्जाम से बीपीएससी के हिस्ट्री कल्चर वाले सेक्शन के लिए एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनता है, ठीक है, फिक्स लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनता है, और हमने उसको 17-18 टॉपिक के लिए बोल रखा है, कभी 17 कभी 18 टॉपिक टोटल निकलता है, ठीक है। यहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री टाइप का जो आईएएस मेंस के एग्जाम में जो हिस्ट्री कल्चर का सेक्शन है, आप जानते हैं उसमें हिस्ट्री, उसमें एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री 4 सेक्शन है। यहां पर ऐसा कोई 4 सेक्शन नहीं है, यहां पर इंटायर हिस्ट्री, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, इनकी बात करें तो इंटायर जो सिलेबस है उस सिलेबस में से टोटल टॉपिक्स निकलता है, उसका संबंध एंशिएंट से, मेडिवल से, मॉडर्न से बांट के नहीं देखा जाता है। और मैं बार बार बोलता हूं कि देखो ये 17 टॉपिक है, इस 17 टॉपिक का कंटेंट और उस कंटेंट को फिर याद करना, जैसे कि हमने उसके लिए कई बार लोगों ने इसको मजाक में भी उसको यूज किया कि उसको निगल लेना, ठीक है, और निगल करके एग्जाम हॉल में जाकर के उसको उगल देना। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 17 टॉपिक हैं उसका कंटेंट, और कंटेंट में कोई
कहा जाए कि कंटेंट के लेवल पे आप क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी लाने की कोशिश करिए, लेकिन जब एक बार कंटेंट डिसाइड हो जाए, ठीक है, उसके बाद उसको एकदम रट जाइए। रटने का मतलब इसमें यह होता है, कहा जाता है कि रटना और समझना, तो भाई जैसी हमारी जरूरत है, स्मार्टनेस का मतलब क्या हुआ कि भाई जैसी हमारी जरूरत है उसके अनुसार हम प्रयास करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एफर्ट लगाएंगे। अब हमारी जरूरत पटना कलम की है, पटना कलम के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट बिल्कुल और छोर वाला कंटेंट है और उसके बिल्कुल बीच के कंटेंट हैं। तो जब आपको पता है कि भाई पटना कलम पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अब एग्जाम की जरूरत क्या है? अब यहाँ पे अगर आप इनोवेशन, अंडरस्टैंडिंग, समझ के आधार पे आंसर लिखने जाएंगे या याद के आधार पे आंसर लिखने जाएंगे, तो कहा जाता है याद के आधार पे आंसर लिखने जाएंगे। जब आपको पता है कि पटना कलम पे क्वेश्चन पूछा जाना है, जब आपको पता है कि भाई इसमें उसका कंटेंट बिल्कुल फिक्स है, उसमें कहीं इनोवेशन की, कहीं उसमें ज्यादा कहा जाए कि अपनी समझदारी के उपयोग की भूमिका नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? पटना कलम का जो कंटेंट है, उस कंटेंट को एक बेस्ट ऑफ कंटेंट क्रिएट करके हमें उसे याद कर लेना चाहिए। और याद करने का मतलब ये नहीं होता है कि जो बचपन में आप बोल बोल करके रटते थे, ऐसा नहीं होता है। याद करने में क्या होता है कि जैसे जो टॉपिक कंटेंट हमने बनाया, उसका एक ब्रेन मैप बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। भाई परिचय, परिचय में क्या क्या चीज होगा, उसके बाद आर्टिस्ट, क्या क्या चीज होगा, उसके बाद उसका विस्तार कहाँ का हुआ, क्या क्या, कौन कौन सा कलर उसका, फिर कौन कौन से उसके विषय वस्तु क्या है, उसका एक तरह से उसके इशूज क्या है, किस चीज पर, किस चीज को उसमें, फिर उसमें उस पटना कलम में कौन कौन सी चीज, किसकी चीज का चित्र बनाया जाता था। फिर उसका पता चला कि उसका एक तरह से उसका इंपॉर्टेंस, और फिर आ जाता है उसके लिमिटेशंस, कैसे वो खत्म हुआ और खत्म होकर के, या उसको किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उसको यूज किया इंडिया को ब्रिटेन में खराब तरीके से पोर्ट्रेट करने के लिए। ये सब बातें, फिर कंक्लूजन उसमें आता है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये हमने क्या किया, एक हमारा कंटेंट है, उसका हमने एक पेज पे, दो पेज पे हमने क्या किया, उसका ब्रेन मैप बना लिया, और ब्रेन मैप बना करके उसको बार बार लिख लिख करके उसको प्रैक्टिस किया, और इस तरीके से हमारे दिमाग में पटना कलम आकर के छप जाएगा। और पटना कलम जब छप जाएगा, तो उसके बाद टेस्ट सीरीज हो चाहे एग्जाम हॉल हो, उसमें जाकर के हम जो हमारे दिमाग में जो छपा हुआ है, उस छपे हुए को जाकर के वहां पे प्रेजेंट कर देना होगा। अब आप खुद इमेजिन करके देखिए कि एक आदमी है जो पटना कलम को वहां पे डिजाइन कर रहा है अपनी समझ के आधार पे, अपने इंटेलेक्चुअलिटी के आधार पे, और दूसरा आदमी है जिसको कि इसका सारा कुछ याद है, उसने बार बार 50 बार, 20 बार, 10 बार उसको लिख के उसने प्रैक्टिस किया हुआ है। ज्यादा अच्छा तरीका क्या है? ज्यादा अच्छा तरीका उसमें क्या है कि भाई हमने प्रैक्टिस किया हुआ है और वो एग्जाम हॉल में जाकर के मैं उतार रहा हूं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अब उसी में देखो, तो हमने क्या किया, इसके बारे में हमने क्या लिखा हुआ, यूट्यूब पे क्या बोल रखा है बीपीएससी 66 के लिए, अब बीपीएससी 67 के लिए क्या बोलने जा रहा हूं। तो भाई 66 में जो बोला अगर सही रहा होगा, तब तो 67th में भी सही होगा, उम्मीद कर सकते हैं सही होने का। अब 66 का अगर जो हमने बोला वो गलत है, तो 67th में जो बोलेंगे वो सही है, इस बात की क्या गुण। ठीक है, तो 66 में हमने कुछ 17 टॉपिक निकलवाया था, बार बार लिस्ट बनवाया। हमसे लोग गेस करने के लिए बोलते हैं, कई कोचिंग वालों के बारे में देखते हैं कि गेस भी करते हैं। अब इसमें क्या गेस करना है भाई? आपको आईएएस में एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, 4 चीज पढ़ते हैं, आप इंटायर सिलेबस कवर करते हैं, तब जाकर के उसमें से क्वेश्चन आपको 6-7 क्वेश्चन आते हैं। यहां पे पता चला कि टोटल 17 टॉपिक है ही, अब 17 में से क्या गेस, और 17 में 17 टॉपिक है, 17 में से 6 क्वेश्चन पूछा जाना है। अब वो अब तो आप ये चाह रहे हैं ना कि मैं वो पूरा 6 का 6 जो पूछा जाना है बीपीएससी से पूछ के आपको बता दूं कि भाई आप 6 ही टॉपिक पढ़िए, जिसे कि एग्जाम हॉल में जाके, और वो 3 आप जाके लिख दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है, कम से कम 17 टॉपिक तो जरूर पढ़ेंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि वो 17 टॉपिक में से 6 क्वेश्चन आ, 6 टॉपिक आएगा ही आएगा, और 6 में से हमें 3 लिखना है, तो जो बेस्ट होगा उसको हम लिख दूंगा। तो क्या हमने जो 17 टॉपिक बताया, भाई पॉलिटिकल इश्यूज थे 1857, उसके बाद चंपारण, उसके बाद नॉन कोऑपरेटिव, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, 5 टॉपिक वहां पे हुआ। उसके बाद एक पीजेंट मूवमेंट 6 हुआ। उसके बाद 2 ट्राइबल मूवमेंट होता है, एक संथाल और मुंडा, ठीक है, वो 2 हुए। तो 6 और 2 ट्राइबल को एक ही मान लीजिए टॉपिक, क्या करेंगे 6 एक साथ हो गया। और उसके बाद जब जाते हैं तो फिर 4 आर्ट वाले होते हैं, पटना कलम, मधुबनी, मौर्यन आर्ट और पाला। तो कितने हुए? 7 4 11 हुए। और 11 के बाद फिर 4-5 थिंकर्स हो जाते हैं। थिंकर्स ये गांधी, नेहरू, टैगोर, और आजकल अब जवाहरलाल, आजकल राजेंद्र प्रसाद, और इस तरीके से पूछने लगा। ठीक है, तो वहां से वो थिंकर्स वाले 3-4 हो जाते हैं वो। और उसके बाद एक हो जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, और एक आध और। तो टोटल 16-17 टॉपिक टोटल बनता है। और उस 16-17, तो क्या हमने जो 16-17 टॉपिक आपको बताया,
यूट्यूब पे बोर्ड पर लिख लिख के बताया, क्या वो सही था? क्या वो 65 में, वो 66 में भी, 66 के पहले भी बोला था और उसके पहले 65 के पहले भी वही बोला था, 64 के पहले भी वही बोला था, उसके पहले भी वही बोला था। तो क्या हम जो बोल रहे हैं वो सही है? और सही है तो 67 के लिए भी फिर बोल लें हम लोग। और जो लोग नहीं पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि हिस्ट्री को, ठीक है। और फिर यहाँ पे आता है एक और बात आती है, कई लोग जैसे कोचिंग पहले से किए रहते हैं आईएएस का। अब मान लीजिए कोई इंग्लिश मीडियम में बेस्ट ऑफ कोचिंग से हिंदी मीडियम में कोई कोचिंग किया हुआ है, वहाँ पे एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न 90 दिन क्लास चला हुआ है, इतने मोटे एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, मेडिवल मॉडर्न सब कुछ के लिए नोट्स है। क्या उस नोट्स के आधार पे बीपीएससी का हिस्ट्री कल्चर की तैयारी करेंगे? तो कहा जाता है कि नहीं। जब आप डिसाइड करें कि बीपीएससी के लिए हिस्ट्री कल्चर मेंस हमें करना है, तो वो जो आईएएस के दौरान का जो नोट्स था, ठीक है, उस नोट्स को क्या करना होगा, इतना दूर बांध करके, इस तरीके से बांध करके, ठीक है, आपको उसको कहीं फेंक देना होगा, रख देना होगा। फेंकना नहीं होगा, रख देना होगा, जिससे कि मन में कभी आए कि कुछ उसमें से देखूं, तब भी वो आपको न मिले। क्योंकि वो जब तक आपके टेबल पे, आपके रूम में रहेगा, वो आपका समय खराब करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। यहाँ का बीपीएससी का जो हिस्ट्री कल्चर के लिए जो 17-18 टॉपिक है, वो 17-18 टॉपिक का कंटेंट यहाँ बन जाता है। अगर आप कोचिंग करते हैं तो टीच कोचिंग में बन जाता है, अगर कोचिंग नहीं करते हैं, आप सेल्फ स्टडी से करते हैं, तब भी वो बन जाता है, ठीक है। वो 17-18 टॉपिक यहाँ का यहीं बनेगा। किसी कोचिंग के नोट्स को या पहले से जो आईएएस के दौरान हिस्ट्री कल्चर की तैयारी आपने किया, वो नोट्स के आधार पे हिस्ट्री कल्चर अगर करने जाएंगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और कभी भी उस नॉलेज के उस लेवल पे आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे जिससे कि एग्जाम हॉल में पूछे गए क्वेश्चन को आप छाप सकें। जैसे नहीं कहा जाता है छाप देना, बार बार लोग बोलते हैं हमको छाप देना, ठीक है, तो वो उस तरीके से आप छाप नहीं पाएंगे। आप पता चला कि आप हर जितने भी पॉलिटिकल डायनेस्टीज रहे हैं, सारे डायनेस्टीज के बाद आर्ट कल्चर उनका हर का आर्ट कल्चर है। मौर्यन आर्ट कल्चर है, उसके बाद जाएंगे तो पोस्ट मौर्य जो है, लेटर मौर्यन का है, उसमें भी है, गुप्तन में भी आर्ट कल्चर है। आप दिल्ली सल्तनत में भी जाएंगे तो आर्ट कल्चर है। पता चला कि राजपूत जो बीच वाला जो फ्यूडल वाला है, वहाँ भी आर्ट कल्चर है। जो दिल्ली सल्तनत के बाद वाला में भी आर्ट कल्चर है। हर समय आर्ट कल्चर है। क्या क्या पढ़ेंगे? वो नोट्स को अगर आप रखेंगे तो आप उलझेंगे। उस नोट्स को हटा दीजिए और हटा करके फिर नए सिरे से यहाँ की अपनी तैयारी करिए। यहाँ का नोट्स यहीं बनेगा और उसका फिर फ्लो चार्ट बनेगा, उसको लिख के। और फिर लास्ट में आता है कि जैसे कहा जाता है कि जब ये 17-18 टॉपिक बिल्कुल याद हो जाते हैं तो उसके बाद आता है उसको प्रेजेंट करना एग्जाम हॉल में। यहाँ पे चैलेंज इस बात का नहीं है कि भाई पटना कलम पे क्वेश्चन पूछा गया है। चैलेंज वो तो पहले से पता था कि पटना कलम पे पूछा जाएगा, पहले से पता था कि मौर्यन पे पूछा जाएगा, पहले से पता था कि नेहरू पे पूछा जाएगा। मेन चैलेंज यहाँ पे क्या है? ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हम बोल रहे हैं कि पहले से पता था। कई लोग पता होने के बाद भी विश्वास नहीं करते हैं। कई लोग पता होने के बाद भी 10 और चीजों को जोड़ते हैं। लड़कियों का हमने एक बार यूट्यूब पे वीडियो बनाया था, उसमें बोला भी था कि लड़कियां क्यों क्वालिफाई कर जाती हैं बीपीएससी में पहली बार में, दूसरी बार में लड़कों का टाइम क्यों लग जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कोई लड़की बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़े क्राइसिस में बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आई है। अब उसको जैसे ही बताते हैं कि देखो ये 17-18 टॉपिक ही है और इसका ये कंटेंट है, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख करके जाके एग्जाम हॉल में, उसको अच्छा लगता है। उसको लगता है कि हमारा जो इनफाइनाइट था एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड, और यहां तो आकर के उसको इस लेवल पे समेट दिया गया। और इसीलिए कहा जाता है कि हमने बीपीएससी को इतना सुलझाया कि लोगों को लगता है कि सामान्य बहुत क्राइसिस में रहने वाले कम रिसोर्सेज वाले लोगों को भी लगता है कि हाँ आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। और ये लड़कियों के साथ क्राइसिस रहता ही है, कभी शादी हो गई है, कभी बच्चे की दिक्कत है, कभी ग्रोइंग, कभी फैमिली का, कई तरह के, कई साल पढ़ाई छूट गया। और तब वहां जाके जब बोलते हैं कि आपको एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न वर्ल्ड नहीं पढ़ना है, इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ना, ये 17-18 टॉपिक है, 17-18 टॉपिक को लेकर के तो उनको लगता है कि अच्छा इतना ही करना है, इतना तो मैं कर जाऊंगी, बेसिकली इंटेलिजेंट रही ही है, पढ़ने की आदत रही है, ये इतना तो मैं कर जाऊंगी। और वो उस पे और उसी 17-18 टॉपिक को 17-18 बार वो पढ़ जाती हैं और पता चला कि एग्जाम हॉल में जाकर के जो पढ़ा, एग्जाम हॉल में जैसे ही जाती हैं तो वहां पे वो चीजें दिखती हैं कि जो हमने पढ़ा वो है, उसको वो उतार देती हैं। जो मेल मेंबर्स हैं, लड़के हैं, अधिकांश लड़के, जब उनको 17-18 उनको विश्वास ही नहीं होता है, मुझे इसी बार में क्वालिफाई करना है, मुझे इसी बार में टॉप करना है, तो क्वालिफाई करना है, इसी बार में टॉप करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो 17-18 टॉपिक के साथ और कम से कम 170 टॉपिक और जोड़ लेते हैं।
और 170 टॉपिक जब जोड़ लेते हैं तो वो 17-18 टॉपिक डाइल्यूट हो जाता है, और डाइल्यूट करने से कभी भी वो याद के लेवल तक नहीं पहुंच पाता है, समझ के लेवल तक रहता है, और एग्जाम हॉल में जाके समझदारी का उपयोग करते हैं। जबकि वहीं पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मेनली लड़कियों की बात करें तो वो जाकर के समझदारी नहीं, वो याद को यूज करती हैं, और याद को यूज करने से इंटरव्यू देने के चांसेज याद करने वालों का ज्यादा रहता है, ये समझदारी वालों का थोड़ा दिक्कत हो जाता है उनको। ठीक है, तो इस बात को समझ ध्यान में रखते हुए ये 17-18 टॉपिक है। तो देखो अब आपके सामने ही, आपने ऐसा नहीं है कि नहीं सुना, हम लोग ट्राइबल 2 करते हैं, दोनों का पूछा हुआ है। ठीक है, और इसमें कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था? 6 में से 3 लिखने के लिए यहां पर भी देखो कितना अच्छा विकल्प है। 6 में से 3 आपको लिखना है। क्या क्वेश्चन है? What were the causes of संथाल रिवोल्ट? What were its causes and outcome? संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसका परिणाम क्या थे? एकदम सिंपल है। संथाल विद्रोह की तैयारी अगर आपने किया है, तो संथाल विद्रोह की तैयारी अगर किया हुआ है तो उसके तीनों कंपोनेंट थे। संथाल विद्रोह का एक परिचय हो जाएगा, उसके कॉजेज हो जाएंगे, उसका किस तरह से एक्सपेंशन था ये हो जाएगा, और उसके क्या आउटकम रहे ये हो जाएगा, 4 पार्ट में। हाँ, ये जरूर है। तो टॉपिक तो बड़ा सिंपल है भाई, पता था कि ये टॉपिक पूछा जाएगा, लिस्ट में तो था ये टॉपिक। लेकिन अब क्या होगा, मार्क्स कैसे? जैसे आरटीआई से जो कॉपी आया हुआ है 66, उसका 64 का कॉपी आरटीआई से आया हुआ है, कई लोगों ने हमें भेजा, पहले भी हम लोगों के पास था। तो उसमें क्या होता था कि जितने भी इस तरह के संथाल विद्रोह आया, लिखेंगे हर लोग, ऐसा कोई नहीं होगा जो मेंस का एग्जाम दे रहे हैं वो इस टॉपिक को नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे क्या हो जाएगा, मार्क्स किसको, जितना जैसे जो राइटिंग आपने लिखा, अब पता चला कि जैसे नहीं कि टेक्स्ट बुक में, किताबों में या बाकी जगह कई बार एक जगह शुरू किया और लिखते गए 4 पेज 5 पेज पे जाके उसको बंद कर दिए, खत्म कर दिए, ऐसे वो टिक मारते हैं। 38 में ये 38 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेक्शन 1 हिस्ट्री का, पेपर 1 का सेक्शन 1 38 नंबर का होता है ये क्वेश्चन। 38 में 17, 18, 19 हम अगले दिन किसी दिन दिखाएंगे, हमारे व्हाट्सएप पे है, लोगों ने भेजा हुआ है। किसी में 17, किसी में 18, किसी में 19, 20, मैक्सिमम 22 नंबर तक देते हैं। ऐसे टिक मारते हैं, क्योंकि उनको टेस्ट सीरीज में तो कमेंट लिखना भी जरूरी है, भाई ये कमी है, ये सुधार करिए, ऐसे करिए, उनको क्या है, तो ऐसे एक बार टिक मारते हैं, 17, 18 नंबर भर देते हैं। और 17 नंबर, 18 नंबर, 19, 20 नंबर से मेन इंटरव्यू नहीं दिया जाता है। इतना सिंपल क्वेश्चन को अगर ठीक से अगर आपने, तो क्या ठीक का मतलब क्या हुआ, जैसे हम क्या करेंगे भाई, एक बिहार का नक्शा बनाएंगे, और आप जब तैयारी कर रहे थे तो उसी समय आपको बोला जा रहा था, बार बार हमने कहा हुआ है कि आप क्या करिए, बिहार का एक नक्शा बनाने का प्रैक्टिस करिए, और जब बिहार का नक्शा बना के ज्वाइंट बिहार का डॉट डॉट इसमें दिखा दीजिए, और फिर दामन को राजमहल वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र वहां पर दिखाइए, वहां पर लिखिए कि संताल विद्रोह का क्षेत्र दामन कोह लिखिए, दामन कोह को 4 भाग में उसका 4 पैर बना दीजिए, और चारों जो जिले हैं सब जिलों का वहां नाम लिखिए। ठीक है, फिर वहीं पे मन करे डायग्राम में ही जो नेता है नेताओं का नाम लिख दीजिए, फिर उसी में मन करे तो डेट लिख दीजिए, माने एक ऐसा आधा पेज का, 1 पेज का एक बनाइए, और वहां पे सारा फैक्ट वहां पे डाल दीजिए। और उसके बाद फिर उसके अलावा आप फिर पैरा में भी लिखिए। ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद कॉजेज लिखा, कॉजेज को भी पैरा में छुपाने के बदले, क्योंकि बार बार हमने बीपीएससी में, इसके पहले भी बीपीएससी में कहा कि बीपीएससी में जो पेपर होता है, जो कॉपी होता है, कॉपी को पढ़ा नहीं जाता है, कॉपी को देखा जाता है। और देखने में क्या होगा, जैसे ही कॉपी सामने आया और दिखा कि आपने पूरा बिहार का एक नक्शा बना के संथाल परगना वाला एरिया को दिखाया है, दामन कोह को दिखाया है, कहाँ पे ये हुआ, कौन कौन से नेता, तो उसको एकदम आसानी से दिख जाएगा, एग्जामिनर को आसानी से दिखेगा। तो उसी 38 में 32, 32, 35 नंबर तक, 32, 32 नंबर, 30, 30, 32, 32 नंबर तक देगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 32, तब तो 200 नंबर तक आता है, 210, 212 नंबर तक, 300 में 210, 212 नंबर तक हमने जीएस पेपर 1 में देखा है। और कब आएगा, मान लीजिए 72 नंबर का उधर डीआई है, 72 में अगर 60-65 नंबर आता है, तब भी 140 नंबर 3 सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो सोच के देखो, इसमें 30-30 नंबर आएगा, 30 इंटू 30 4 5 क्वेश्चन में 30-30 नंबर आएगा, तब जाकर के 200 पार करेगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन में, सब मान लीजिए 8 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन में 30-30 अगर मान लेते हैं तो 240 हुआ। एक क्वेश्चन थोड़ा सा खराब होगा, कोई क्वेश्चन अगर एक खराब हो गया, उसमें थोड़ा कम नंबर आ गया, तब भी 210। तो इसका मतलब ये होता है कि बीपीएससी 210 नंबर किसी को दे रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर हैं जहां पे 32 नंबर तक आ रहा है। और इसको मैथमेटिकल तरीके से एक इंट्रोडक्शन लिखा आपने, फिर उसके बाद उसके कॉजेज को आपने लाइन ब्रेक करके ऐसे डैश दे करके लिख दिया, उसके बाद फिर आपने उसका एक मैप बनाया, बिहार का मैप बना के उसमें दिखाया, और उसको दिखा करके आगे अगर जो भी क्वेश्चन की डिमांड है उसको पूरा किया। तो पहले फेज में ये देखो, लिखने के ऊपर तो बाद में जाते हैं, पहले फेज में ये देखो कि क्या 17-18 टॉपिक जो हम लोगों ने लिस्ट निकाला उससे क्वेश्चन आए।
तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उससे ही सारे क्वेश्चन आए। कोई उसके बाहर जो भी उस 17-18 टॉपिक के बाहर काम करने की कोशिश किया, सब वेस्टेज ऑफ एनर्जी था, आपकी ऊर्जा वहां पे खराब हुई। ठीक है, और उसमें देखो संथाल विद्रोह पे क्वेश्चन पूछा, बिरसा आंदोलन की विशेषता समीक्षा कीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिरसा मूवमेंट। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संग्राम का निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये देखिए चंपारण अबाउट। उसके बाद सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। सब लोग थिंकर्स जब करते हैं तो नेहरू का विभिन्न मुद्दों पर क्या क्या विचार हैं, सब उसको किया जाता है, नेहरू टॉपिक में आद रहता है। पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। तो आपके सामने तो है, 5 क्वेश्चन तो सीधे दिख रहा है कि 17-18 टॉपिक में से है। उसके बाद जाते हैं तो भाई गांधी जी का सत्याग्रह, इसमें से एनी 2 लिखना है। ठीक है, और एनी 2 लिखना है, 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें जयप्रकाश नारायण और क्विट इंडिया मूवमेंट में आजाद दस्ता कौन कौन नहीं जानता है इस चीज को। और पिछले बार से तो जब ये गांधी के साथ साथ ये लोग भी, राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण, इस तरह के लोगों को भी इंक्लूड कर लिया गया था। तो आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस के बारे में आईएनए 1942 में, आईएनए सब लोग जानते हैं। तो ये टोटल 6 क्वेश्चन थे हिस्ट्री कल्चर के, और इस 6 क्वेश्चन में तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि क्या 17-18 टॉपिक, तो आपके लिए सुझाव क्या है कि वो जो 17-18 टॉपिक है जिसको बोलते हैं विजिबल टॉपिक्स, वो विजिबल टॉपिक्स को एकदम वो आपके संविधान के जो भाग होते हैं, वो संविधान का एक तरह से इंडेक्स है वो, और उस इंडेक्स पर ही काम करने की जरूरत है। आगे भी उसके बाहर, उसको छोड़ के बाहर ज्यादा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमाणित है, चूंकि आपको अगर हो तो आप आस्था IAS के YouTube चैनल पे जाके बीपीएससी 66 की रणनीति कभी अगर चर्चा हमने किया हो तो आप जाके वहां पे देखिएगा कि हमने हिस्ट्री कल्चर में कौन से टॉपिक आपको बताया था। और सर लोगों ने जो भी हिस्ट्री कल्चर पढ़ाए, चाहे पहले करुणेश चौधरी सर पढ़ा रहे थे, अभी इस बार धनंजय सर ने पढ़ाया, उन लोगों ने भी ये सारे टॉपिक को कवर किया हुआ है। ठीक है, और प्लस जो प्रिंटेड नोट्स यहाँ पे है वो भी इसी 17-18 टॉपिक पर आधारित है। क्लास में भी टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी जो हुआ पड़ा है उसका भी यूट्यूब पे सब डाला हुआ है, वो भी इसी तरह की बातों पे आधारित है। और कई बार तो एक पेपर देख रहे थे, उस पेपर में जो टेस्ट हिस्ट्री कल्चर का एक टेस्ट हुआ, सबसे पहला ही क्वेश्चन चंपारण है। मोस्टली जो क्वेश्चन इसमें 3 आपको लिखना है, वो सब टेस्ट पेपर में कई बार भाई हिस्ट्री कल्चर का अलग से टेस्ट हुआ, फिर फुल टेस्ट हुआ, उसमें भी हिस्ट्री कल्चर था, कई राउंड वो हुए। ठीक है, मैं सब तो अब इसमें देखो, तो अब यहां से देखो, यहां से क्या करेंगे। अब फर्स्ट स्ट्रेटजी एक बना लीजिए। ये जो जीएस पेपर 1 के जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, स्टडीज पेपर 1, उस पेपर 1 का एक तो पहले लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लीजिए जो बीपीएससी 67th के लिए, 67th मेंस के लिए। पीटी की अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, पीटी की चर्चा अलग से करेंगे हम लोग। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लिए तो उसमें क्या आ जाता है भाई, आप जानते हैं ए सेक्शन में जाते हैं तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज राजनीतिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे। और राजनीतिक मुद्दों में एक 1857 1857 विद्रोह, रिवोल्ट, उसके सारे डायमेंशन, फिर चंपारण आंदोलन, तीसरा थर्ड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में ही बोल दे रहा हूं, हिंदी में लिख दे रहा हूं, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और उसके बाद सविना अवज्ञा, सिविल डिसोबीडियंस, अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, और एक टॉपिक और अगर मन करे इसमें जोड़ने के लिए तो आप चाहें तो बिहार का एक राज्य के रूप में विकास, बिहार एक राज्य के रूप में, कभी हो सकता है कि कभी बिहार एज ए स्टेट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ प्रेजेंट बिहार, और उसमें आता है कि भाई पहले पश्चिम बंगाल का पार्ट था, आप जानते हैं, पहले बंगाल का पार्ट था, अलग हुआ, फिर उसके बाद बिहार से फिर उड़ीसा अलग हुआ, उड़ीसा के बाद बिहार से झारखंड अलग हुआ, तब आज का जो बिहार है वो नक्शा आपको दिखाई देता है। तो ये बिहार एक राज्य के रूप में आपको ये इतिहास, हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस, दोनों को आपको इसको जानना होगा। तो ये आपका एक
ए सेक्शन में कितने टॉपिक हुए? 1 2 3 4 5, 5 टॉपिक हुआ, उसको भी ले लीजिए तो टोटल 6 टॉपिक हुआ। ये 6 टॉपिक हुआ, इसका कंटेंट आपके पास रहना चाहिए। नेक्स्ट, 1857 रिवोल्ट, चंपारण मूवमेंट, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ बिहार या इमरजेंस ऑफ बिहार एज ए स्टेट। जो बी सेक्शन है, और बी सेक्शन में आप ले लीजिए रिवोल्ट। रिवोल्ट तो ना नहीं कहें, इसको कहा जाए एक तरह से मूवमेंट जो है, आंदोलन, डिफरेंट जो मूवमेंट है, और उस मूवमेंट्स में जाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा? एक मूवमेंट इसमें आता है, एक होता है किसान आंदोलन, पीजेंट मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन, और दूसरा आता है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, ट्राइबल मूवमेंट। दूसरा पीजेंट मूवमेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। और ट्राइबल मूवमेंट में दोनों कौन कौन से? संथाल और दूसरा बिरसा, बिरसा आंदोलन या उलगुन, ठीक है। उसको मुंडा ही लिखिए तो ज्यादा अच्छा है। मुंडा बोलते हैं या उलगुन मूवमेंट बोलते हैं उसको, बिरसा आंदोलन भी बोल सकते हैं। तो ये 2 हो जाते हैं। तो टोटल यहां पे कितने टॉपिक हुए? 1 2 और 3। मान लीजिए 3 टॉपिक ले लेते हैं यहां भी, तो यहां भी 3 टॉपिक हो गया। तो उधर से 6 टॉपिक आया, यहां से 3 टॉपिक, 9 टॉपिक टोटल हो गए। और उसके बाद लिख दीजिए, नेक्स्ट लिखिए आर्ट एंड कल्चर, BC, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। और यहां पे 4 टोटल टॉपिक निकल आएंगे। 2 पेंटिंग हो जाएगा, पटना कलम, इंग्लिश में पटना कलम ही लिखा जाता है, मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, और तीसरा मौर्य कला, मौर्यन आर्ट, और चौथा पाल कला, पालाज आर्ट, ठीक है। तो यहां पे ये 4 टॉपिक हुआ, ये 4 ले लीजिए। तो 11 4 कितने हो गए? 15। 11 4 15 हो गए। और उसके बाद डी, नेक्स्ट डी लिख दीजिए, राजनीतिक चिंतक, पॉलिटिकल थिंकर्स, राजनीतिक चिंतक। और उसमें फिर गांधी, नेहरू, टैगोर, प्लस अन्य, अंबेडकर, अन्य, ठीक है ये। और इनके अलावा 2 टॉपिक और, ABCDE हो गया एक, बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, आधुनिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार, एक टॉपिक ये हो गया, ठीक है। और प्लस मिसलेनियस में जाएंगे तो ये टोटल आपके, अब देखिए एक एक करके टॉपिक, ये हो गया 5 टॉपिक यहां हो गए,
उसके बाद 2 टॉपिक यहां पे किसान जनजाति, 2 ही टॉपिक यहां मानिए, तो 5 2 7, और 7 के बाद 4 टॉपिक यहां, 7 4 11, 11 4 15, अलग अलग मान लीजिए, चाहे एक ही साथ मान लीजिए 15, और बिहार आधुनिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। तो ये टोटल 17-18 टोटल टॉपिक बनता है, और ये 17-18 टॉपिक आपको, इसी का आपको नोट चाहिए, इसी की आपकी समझ चाहिए, और इसी को सही ढंग से रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो जो इस बार का भी पेपर है, पहले भी यही था, आज भी यही है, 66 के मेंस के आधार पर भी हम लोगों ने यही देखा। और आपके लिए भी जो आप कॉपी अपना एक बनाएंगे, तो उस कॉपी का जो इंडेक्स बनाएंगे वो इंडेक्स यही रहेगा। जो टीचर अस्थायी इसमें पढ़ाएंगे वो भी ये टॉपिक पढ़ाएंगे, और भी जो आप 2-4 टॉपिक कहेंगे तो 2-4 टॉपिक पढ़ा देंगे, मेन उनका फोकस यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो प्रिंटेड नोट्स भी इन्हीं के आधार पे है, हिंदी में, इंग्लिश में जो भी प्रिंटेड नोट्स है इसी के आधार पे है। अब देखो, तो जैसे लिखना, जो लोग 66 मेंस दे रखे हैं उनके लिखने की अगर बात करें, तो फिर इसमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं, सबको पता था क्या लिखना है। स्पेशल क्या था, यहाँ पे संथाल विद्रोह जब लिखने जा रहे थे तो वहां पे बिहार का मैप बना करके, और आपको उसमें वो जो दामन एक वाला एरिया है, राजमहल का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र को दिखाना था, और उसके बाद जो भी इसमें कॉजेज थे उसको ब्रेक करके दिखाना था, जो उसका जो मूवमेंट था, जो आंदोलन जो बढ़ा उसका भी एक पार्ट दिखाना था। ठीक है, बढ़ा करके टाइमलाइन के रूप में भी दिखा सकते थे। ठीक है, आंदोलन का विकास क्रम डेट वाइज कुछ अगर दिखा सकते थे तो उसको दिखा सकते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिस्ट्री कल्चर में है ये। ठीक है, तो उसको टाइमलाइन दिखा सकते थे। उसके बाद जैसे इसमें, और उसका परिणाम क्या हुआ, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ, आउटकम लिखा के एक कंक्लूजन लिखा करके वे फॉरवर्ड कर देते। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक हो जा रहा था। बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, और हमें लग रहा है कि सारा जो दिया हुआ है उसमें ये 2 संथाल और बिरसा आंदोलन अगर लिखा गया होता तो ज्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल है ये बिल्कुल ये, और यहाँ पे बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है। यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा टॉपिक ये नहीं है जिसमें कि एग्जामिनर के पास कुछ और होगा और आपने कुछ और लिखा है। यहाँ पे आपके और एग्जामिनर के बीच में, रमेश, ठीक है, आपके और उसके बीच में, माने आपके आंसर में और जो एग्जामिनर के पास जो कॉपी जो चेक करने के लिए जो फॉर्मेट आता है उसमें ज्यादा कंटेंट का ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन, इस 6 में से ये दोनों क्वेश्चन जरूर लिखना था। उसके बाद देखो, तीसरा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। ठीक है, और स्पष्ट कीजिए, चंपारण सत्याग्रह वाज द वाटरशेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, अब अबाउट जो शुरुआती इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो अबाउट इसमें क्या हो गया, चंपारण सत्याग्रह हो गया, इसके बारे में लिखना था। माने ये वाला जो चंपारण सत्याग्रह है इसके बारे में लिखना है, परिचय। ठीक है, वो, और उसके बाद मैंने पूरा चंपारण सत्याग्रह का ही एक तरह से क्या है, ये स्टोरी है ये। हाँ, निर्णायक मोड़ का मतलब ये हुआ आउटकम ऑफ, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ एंड व्हाट इज द फ्यूचर इंपैक्ट ऑफ दिस। भाई चंपारण सत्याग्रह की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि गांधी जी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन विथ ट्रूथ था ये। उन्होंने पहली बार आंदोलन किया था, देश में जाएंगे तो गांधी जी जैसे लीडर उसको देश को मिला था, जो राष्ट्रीय आंदोलन का आगे के लिए नेतृत्व उन्होंने किया। और पहली बार कहा जाए एक तरह से कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों को अपनी कुछ बात मनवाने में सफल रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आगे के लिए आधार के रूप में ये काम किया। और गांधी का जो फिलॉसफी है सत्याग्रह करने का, वो सत्याग्रह की जो फिलॉसफी भी है वो भी यहाँ पे टेस्ट हुई और सक्सेसफुली टेस्ट हुई। ठीक है, तो इस तरीके से वे फॉरवर्ड में आपको इसको ले लेना था क्वेश्चन को। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इन्वर्टेड कॉमा का कोई क्वेश्चन आता है तो ये किसी का स्टेटमेंट होता है। उसको, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो मैंने कोई कहा कि भाई आप क्या करिए, जाके छाप दीजिए। मैंने बीपीएससी में सफल होने के लिए जो तथ्य होते हैं उसको याद करना और फिर उसको एग्जाम हॉल में जाके छाप देना चाहिए। अगर इसको, अब इसी में क्या होगा, एक मान लीजिए अगर क्वेश्चन बन जाता है कि बीपीएससी में सफल होने के लिए वो की व्याख्या करिए, इसका तात्पर्य बताइए, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, स्पष्ट करें, इस तरीके से लिख दिया गया, ये कॉमा में दे करके स्पष्ट करने। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसी लेवल पर आपको नहीं है। आपको क्या करना है भाई, आपको हमारी बात कहने का मतलब ये है कि बीपीएससी में सफलता प्राप्त करने का तरीका, ये कोर इशू है। जो स्टेटमेंट देने वाला है, वो स्टेटमेंट देने वाले का ये सेंट्रल। अदरवाइज मैं एक उत्तेजना में बोल रहा हूं और पता चला कि जब आप रिप्लाई करेंगे तो उसी उत्तेजना में रिप्लाई नहीं करेंगे आप, हमारे जो उत्तेजना में जो बोली गई बात है उसको आप जमीन पे ले आएंगे और जमीन पर उसको रख के तब उसका रिप्लाई करेंगे। तो उसी तरह से इस क्वेश्चन का जो भी इन्वर्टेड कॉमा का क्वेश्चन होता है वो एक स्टेटमेंट होता है, वो
और जब इस तरह के स्टेटमेंट आदमी एक हायर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पे देता है तो रिप्लाई कभी भी उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं होता है, उसको जमीन पे ले आया जाता है और जो सेंट्रल इश्यूज है उस इन्वर्टेड कॉमा में उसको रिप्लाई किया जाता है। और उसी में आप देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए, तो उसी में चंपारण सत्याग्रह और उसका प्रभाव, इस रूप में इसको रिप्लाई करना था क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे तो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। तो यहाँ पे क्या करना था भाई, पूरे 400 शब्द का क्वेश्चन पूछा हुआ है, अराउंड 350 टू 400 वर्ड लिखा जाता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि एक तो अबाउट नेहरू आपको लिखना था और फिर नेहरू के अबाउट नेहरू लिख करके और नेहरू द्वारा जब इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, चूंकि 400 वर्ड का आंसर है तो इसमें एक इंट्रोडक्शन बनता है और उसी में नेहरू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और नए भारत के निर्माता, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के अग्रणी नेता के साथ साथ नए भारत का निर्माता भी माने जाते हैं। नेहरू के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, इसमें धर्मनिरपेक्षता और ये भी शामिल है। इंट्रोडक्शन हो गया और उसके बाद फिर बाहर उसको निकालेंगे और फिर नेहरू के बारे में, नेहरू की जो भूमिका है उसके बारे में, फिर उसके बाद उनके विचार, जो विचार हैं उनके सारे विचार, राजनीतिक विचार, ये विचार वो विचार सब लिख देंगे और उसके बाद उसमें से बात कर लो एक बार, बोलो क्लास ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये सब कुछ लिखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से फिर ये दोनों मुद्दों को निकाल लेंगे और निकाल करके उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद नेहरू के बारे में, नेहरू के विभिन्न विचार, और विभिन्न विचार के बाद मेन इशू को निकाल के उसको एक्सप्लेन कर देंगे। नेहरू का इसके ऊपर, धर्मनिरपेक्षता पर, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर उनके क्या विचार हैं, अब उसको लिख लेंगे। और फिर वे फॉरवर्ड में होता है कि नेहरू के द्वारा के जो विचार थे देश के प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने उनके विचार संविधान निर्माण की प्रक्रिया में भी देखने को मिलता है, संविधान के ऊपर भी इसकी छाप देखने को मिलती है और साथ में देश की स्वतंत्रता के बाद भी आज भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसमें नेहरू के स्वतंत्रता, नेहरू के सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर जो विचार थे इनकी मुख्य भूमिका है, वे फॉरवर्ड बनता है। ये आज से उसको जोड़ देंगे कि आज भी भारत अगर सेकुलर है, भारत अगर ये कम्युनलिज्म से अगर फ्री है, जिस तरह से बाकी देशों में, किसी देश में सिया सुन्नी का है तो किसी देश में जाएंगे तो भाई आप कुर्द का और क्या क्या है, उस तरह की भारत में छुटपुट घटनाएं जरूर भारत में मिलती हैं। इतना बड़ा देश में इस तरह की छुटपुट घटनाएं कोई अनकॉमन बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक शांतिप्रिय देश है और इसमें नेहरू के विचार, तो ये वे फॉरवर्ड के रूप में आपको इसका आंसर लिखना था, ठीक है। इसमें जाते हैं तो और फिर इसमें, लेकिन मेरा जो मानना ये होगा कि ये थोड़े स्टोरी टाइप का है, अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, इसका कोई एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट नहीं है। एग्जामिनर के पास जो कॉपी होगा, जो उसके पास गाइडलाइंस आया होगा इस क्वेश्चन के लिए, जो कंटेंट का, वो हो सकता है कि आप जो लिख रहे हो उससे थोड़ा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो पर्सनल सजेशन होता है उसमें यह होगा, इस तरह के क्वेश्चन को अगर अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़े राइटिस्ट माइंड का होगा और नेहरू को पसंद नहीं करता होगा तो उनके विचारों का, चाहे आप जो नेहरू के नाम पर जो लिखेंगे हो सकता है वो कॉन्ट्राडिक्ट होने लगे, ठीक है। और इसका प्रमाण भी है, जैसे पिछली बार जो राज्यपाल को लेकर के जो क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम से राज्यपाल नाराज हो गए, क्वेश्चन को देखे तो राज्यपाल नाराज हो गए, जबकि वो कोई ऐसी बात नहीं थी क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी तो उसी तरह से आप जाएंगे तो मेरा मानना यह होगा कि इसको नहीं लिखना चाहिए था, इस तरह के 4 नंबर क्वेश्चन से बच जाएं तो हमें लगता है कि अगर क्वेश्चन लिखना ही था तो 1 नंबर, 2 नंबर और फिर और 5 नंबर, ये 3 क्वेश्चन लिखने थे। या फिर बहुत होता तो आप चाहें तो अगर आप ये वाले चंपारण वाले को भी लिख सकते थे, या इधर जा रहे हैं तो फिर गांधी जी के व्यू ऑन सत्याग्रह, क्या क्या उनके सत्याग्रह पे जो व्यू उनके होते हैं सत्य, उसका, हाँ उसका आ रहे हैं तो ये तो हो गया, करंट अफेयर्स पे आ रहे हैं तो ये इसमें से जाएंगे तो ये वाले क्वेश्चन थे। तो हमें लग रहा है कि 6 वाले में भी जाके कर सकते थे, बी ए और बी में से दोनों में से कोई लेकर के, या ए बी सी अगर तैयार है तो हो सकता है कि जो लोग तैयारी करते हैं बीपीएससी का, जो हम लोग बताते हैं 17-18 में, वो ए तैयार होगा, ठीक है, और बी तैयार होगा, हो सकता है कि सी उनके फोकस में नहीं हो, ठीक है, लेकिन फिर भी अदरवाइज जाएंगे तो ये आपका था इसका हिस्ट्री कल्चर का जो फर्स्ट पार्ट था। अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। सेक्शन माने इसमें सेक्शन 2 में खंड 2 है जो करंट अफेयर्स का है, इसके ऊपर आ जाते हैं। और इसमें देखिए क्या है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जनरली कि पेपर भी हमने जो सेट किया, पेपर भी बनाया, तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट लेते हैं जो समसामयिक मुद्दे हैं। अब उस पे आइए, जीएस पेपर 1
सेक्शन 2। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 5। लिखने हैं आपको 3। 5 क्वेश्चन हैं, 5 में से 3 लिखना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब ये जो जे सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 2 है, ये करंट अफेयर्स का होता है। इसमें आ जाइए। ठीक है, तो जो करंट अफेयर्स है, समसामयिक मुद्दे, तो इसके 3 पार्ट में हम लोग बांट के करंट अफेयर्स का पेपर भी बनाते हैं। ठीक है, कभी करंट अफेयर्स का पेपर भी हमने बनाया है, तो उसमें इसी तरह से बनाया है। तो यहां पर 3 भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं बिहार से जुड़े मुद्दे से संबंधित मुद्दे, बिहार रिलेटेड इश्यूज। दूसरा राष्ट्रीय मुद्दे, नेशनल इश्यूज। और तीसरा, थर्ड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इंटरनेशनल इश्यूज। ठीक है, 3 पार्ट में हम बांटते हैं। बांट के सिलेबस को, इसको कवर करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा जितना भी यूट्यूब पे वीडियो हो उसमें देखिएगा, एक बात बार बार मैंने कहा हुआ है कि भाई ये एग्जाम है, और एग्जाम है तो हो सकता है कि सीधे सीधे वो क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट, वो लैंग्वेज, वो जो स्टेटमेंट है, वो हम लोग जो क्लास में करा रहे हैं उससे न आए। लेकिन एक होता है कि टॉपिक का एक बास्केट ऑफ कंटेंट, ये मेरा वर्ड है। ये बार बार मैं टेस्ट सीरीज के डिस्कशन में भी बोला हूं, क्लास में भी। बास्केट ऑफ कंटेंट माने, बास्केट ऑफ कंटेंट मतलब क्या हुआ? विषय वस्तु का एक टोकरी, जिसका उपयोग एक प्रश्न की मांग के अनुसार किया जाएगा। अगर हमारे पास ये कंटेंट का एक बास्केट रहेगा तो इट कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन पेपर। और ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर कंटेंट को इनरिच रखिएगा। हमने बार बार कहा, क्लास में भी कराते हुए हमने ये बात कही है। अब जब करंट अफेयर्स में जैसे हमने कहा कि 17-18 टॉपिक, इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई 17-18 टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। क्वेश्चन सीधे सीधे आपने देखा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप इस एग्जाम के माध्यम से जो हम आपको दिखा रहे हैं, पटना कलम और बिरसा आंदोलन और ये आंदोलन, ये एग्जाम किसी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम डीएसपी का एग्जाम है, ये एग्जाम एसडीएम का एग्जाम है, ये एग्जाम रजिस्ट्रार का एग्जाम है, बीडीओ का एग्जाम है, सीओ का एग्जाम है। आप बिहार में जाएंगे तो ये पद बहुत बड़े, हाँ, ये पद बहुत बड़े पद होते हैं, ये कोई छोटा पद नहीं होता है। बिहार में कोई घर में, किसी के घर में कोई अगर कोई केस उस हो जाए, तब समझ में आता है कि डीएसपी का पोस्ट कितना बड़ा पोस्ट होता है। आप जब किसी जिले में जाएंगे 10 बजे के आसपास, जब 15 स्कॉर्पियो गाड़ियां लाल, बड़े बड़े लाल, वो नीचे नेम प्लेट के साथ जब निकलती हैं, तब समझ में आता है कि भाई कितना बड़ा पद है। और उस पद के पेपर की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस पद के को पाने का जो तरीका है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो पद हर ऐरे गहरे को नहीं मिल सकता है। निश्चित रूप से हम लोग अपनी तरफ से जो करते हैं, आप भी अपनी तरफ से, लेकिन एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी तो चाहिए ही चाहिए ना। नहीं तो फिर कांस्टेबल में और डीएसपी में डिफरेंस किस बात करा जाएगा? वो जो पेपर जी अगर इसी तरह से मौर्य कला, पाल कला और पटना कलम जैसा अगर है, और उस तरीके से, ठीक है, उस तरीके से सीधे सीधे अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो कोई भी कांस्टेबल भी को दे दीजिए कि ये लीजिए भाई, ये 50 को पेज लीजिए, 50 को पेज को रट जाइए, तो वो रट जाएंगे तो उनका पेपर हो जाएगा, तो वो डीएसपी बन जाएंगे। तो इतना आसानी से अगर ये पेपर, तो माने ये बात हमने इसलिए बोली कि करंट अफेयर्स में हमने 3 पार्ट में चीजों को बांटा है। हाँ, ठीक है,
ठीक है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने आपको जैसे कहा कि हमने 3 पार्ट में बांटा, बिहार से संबंधित मुद्दे, और बिहार से संबंधित मुद्दों में आप जानते हैं कि 7 निश्चय 1.0, 7 निश्चय 2.0, बिहार सरकार का बजट, बिहार सरकार का इकोनॉमिक सर्वे, ये उसमें रहता है। बिहार का गवर्नमेंट का इथेनॉल पॉलिसी, ठीक है, जो भी नया वहां पे घटनाएं घटी, जल जीवन हरियाली, ये सब बातें आती रहती हैं और क्वेश्चन में हम लोग इंक्लूड उसको करते हैं। और उससे उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक हमने जो कहा कि बास्केट ऑफ कंटेंट क्रिएट होता है, जो कि प्रश्न के डिमांड के अनुसार, अब बहुत माने कई बार ऐसा होता है जो कि सीधे सीधे वो लैंग्वेज ही मिल जाए, कई बार सीधे सीधे लैंग्वेज नहीं मिलता है, एक कंटेंट का बास्केट मिलता है और उसको फिर आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, तब जाकर के आप एसडीएम या डीएसपी बनते हैं। एकदम से स्पून फीडिंग की जैसे स्पून में रख के दे दिया और जाकर के, तो ये कुछ कुछ सेक्शन में ये होता है, सब जगह कई बार नहीं होता है। और जो पेपर बनाने वाला है वो भी शायद हो सकता है कि थोड़ा आपको परेशान करने की कोशिश करता है। यहां पर भी वही है, माने इसमें जो करंट अफेयर्स में भी 38 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटू 38 है, ये भी है 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें से 3 लिखना है, 38 नंबर का एक क्वेश्चन यहां भी होता है करंट अफेयर्स में भी, और ये तीनों। तो इस बार के पेपर पे आ जाइए, ठीक है। और इस बार के पेपर पे आकर के इसमें करंट अफेयर्स में अब देखो क्या है, 5 क्वेश्चन में भाई जो क्वेश्चन बैठा हुआ है बनाने के लिए वो भी थोड़ा सा कुछ कोशिश करेगा कि पेपर को घुमाएं। और ये यहां पे करंट अफेयर्स में आकर के ये कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन या तो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए कि उन्होंने थोड़ा सा रेयर बनाने की, घुमाने की थोड़ी कोशिश किया है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। क्यों घुमाने की कोशिश करने का मतलब क्या हुआ कि आप खुद सोचिए, देखिए कि अगर मान लो आपको करंट अफेयर्स का पेपर सेट करने के लिए किया जाए और बीपीएससी एग्जाम का जो नेचर है उसके अनुसार, तो अफगानिस्तान का जो इशू है इतना बर्निंग इशू है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में टेंशन है, अमेरिका ईरान के बीच में टेंशन है, म्यांमार क्राइसिस था, नेपाल में क्राइसिस है, इंडो चाइना के बीच में रिलेशन में क्राइसिस है, ठीक है। तो आप ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं तो ये एक फोकस एरिया बनता है ये, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये जो एकदम से फोकस एरिया थे उससे हट करके और ऐसे टिपिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे, जो कि अब बताता हूं कैसे, आगे के लिए क्या स्ट्रेटजी होगा ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेपर के आधार पे कि आगे अब क्या होगा। बीपीएससी 67 में को किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, वो 5 का 5 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए, क्या स्ट्रेटजी होगा ये भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट को कराते हैं, और लिस्ट में से कई बार, अब खुद सोच के देखो, इसमें से 3 क्वेश्चन लिखना हुआ तो 3 क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन ये माने इम्प्रैक्टिकल, इस तरह के क्वेश्चन अगर बीपीएससी मेंस में पूछा जाने लगे तो फिर एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा कि किस तरह से ये स्टारडस्ट 1.0 जो एक लॉन्चिंग व्हीकल्स है जिसमें बायोफ्यूल को यूज करके भेजा गया, ठीक है। आपको अगर पूछना ही था तो यहां पे ई व्हीकल के बारे में पूछ लेते तो वो ज्यादा प्रैक्टिकल था। आपने क्या क्या क्वेश्चन पूछ दिया, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट विथ, ठीक है, कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 विथ बायोफ्यूल, ठीक है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो भी ठीक नहीं, वो भी गलत है। कैसे, ये उसका जो कमर्शियल रॉकेट है उसका नाम है स्टारडस्ट 1.0, तो क्वेश्चन क्या होना था, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट स्टारडस्ट 1.0 पावर्ड बाई बायोफ्यूल। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाई बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0, ठीक है। अलग तरह का मीनिंग आ रहा है। प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा, जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित। देखो कोई लैंग्वेज क्या है, विश्व प्रथम, लेकिन क्वेश्चन इसका सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि विश्व का प्रथम व्यावसायिक जो रॉकेट है स्टारडस्ट 1.0 जो कि जैव ईंधन के उपयोग पर आधारित है, किस संस्था द्वारा, उसको एकदम फैक्चुअल था, नहीं हो पाएगा। हमारे लिए भी, हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना इस क्वेश्चन को, जब हमारे पास दूसरे बहुत सारे अदर टॉपिक्स पड़े हुए हैं इंपॉर्टेंट। आपको इसको छोड़ देना होगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो पढ़ के गए होंगे, और कौन पढ़ के गए होंगे वो भी मैं बता रहा हूं, कहां से पढ़ के गए होंगे ये भी बता रहा हूं। तो इसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को। क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दें तब हमारा हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स समिट हुआ था नवंबर 2020 में, और ये फेमस है, खूब कॉमन टॉपिक है ये।
थोड़ा पुराना था, हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि क्वाड पे पूछेगा, एससीओ पे पूछेगा, लेकिन 3 संस्थाएं क्वाड का जब करा रहे थे तो उसमें निश्चित रूप से एक बनता है उसमें कि क्वाड में अमेरिका है, भाई अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, और दूसरे साइड में ब्रिक्स में जो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और अफ्रीका है। तो ये दोनों को एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं? इंडिया एक ही साथ 2 संस्थाओं में कैसे रह सकता है? ब्रिक्स में कैसे रह सकता है, यहां कैसे रह सकता है? ठीक है, तो ब्रिक्स एक कॉमन टॉपिक था, माने ऐसा नहीं था जो पढ़ने के प्रोसेस में ब्रिक्स को, और जो ब्रिक्स का जो स्टेटमेंट समिट के बाद जारी हुआ था, ब्रिक्स वर्चुअल एक समिट था, 5 देशों के जो लीडर्स थे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, और उसका जो थीम था, थीम ही क्वेश्चन है। जैसे नहीं होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना में 12th 5 ईयर प्लान का जो स्लोगन होता है, तेज, सतत एवं अधिक समावेशी विकास, फास्ट, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का 12th जो मास्को समिट था, मास्को डिक्लेरेशन था, तो उसी का मैं उसका जो थीम था, थीम को ही उन्होंने उठा के पूछा हुआ है। स्टेट क्वेश्चन है अबाउट ब्रिक्स, ठीक है। फिर उसी में 12th ब्रिक्स समिट, अबाउट 12th ब्रिक्स समिट, पहले तो ब्रिक्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन बनेगा, ब्रिक्स, 12th ब्रिक्स समिट और थीम। इंट्रोडक्शन हो गया, नीचे उतरेंगे, ब्रिक्स को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल एक तरह से कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये, और उसी में तो अबाउट, जैसे ये क्या हमने कहा, इंट्रोडक्शन बना ब्रिक्स के बारे में, उसी इंट्रोडक्शन में ही क्या लिखा, 12th ब्रिक्स के बारे में, मास्को में हुआ, कब हुआ, और उसी में लिखा इसका जो थीम था, थीम ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट। ये थीम था उसका 12th ब्रिक्स समिट का, उसको लिख देना था, पैरा चेंज करके इसको ब्रिक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना था। 5 देश, चूंकि इंट्रोडक्शन में 5 देश का नाम नहीं लिख सकते हैं, तो 5 देशों का नाम, कब एस्टेब्लिश हुआ था ब्रिक्स, ठीक है। उसके ब्रिक्स बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, वो उसके बारे में चर्चा करके, और उसके बाद फिर उसी में 12th समिट वर्चुअल समिट था, 5 देश के नेता, रसिया द्वारा इसको प्रमोट ये किया गया था, और फिर तो उसकी चर्चा कर लिया एक पैरा में। फिर उसके बाद गोल को लिया, और गोल को लेकर के स्टेबिलिटी, इसके लेकर के क्या क्या कहा गया, शेयर्ड सिक्योरिटी को लेकर क्या कहा गया, इनोवेटिव ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड, इसको लेकर के क्या कहा गया। इनको बातों को कंक्लूजन कर लेना था कि ब्रिक्स समिट के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई है, लेकिन चाइना और भारत के बीच में बढ़ते तनाव ब्रिक्स की सफलता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और क्वाड जैसी संस्थाओं के उभरने को भी मौका दे रहे हैं। वे फॉरवर्ड में ये जाना था क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन था आसान, और कोई भी करंट अफेयर्स का सेल्फ स्टडी में भी जा रहे होंगे, कोचिंग की तरफ से कराया गया, सेल्फ स्टडी में अगर जा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, सामने आया है क्वेश्चन, ये टॉपिक आ जाएगा सामने। ये कई बार हो सकता है कि ना आए, कहां पे आएगा ये अब प्रतियोगिता दर्पण आप लेते हैं, उसका साइंस टेक्नोलॉजी वाला है, वहां पे एक छोटा सा मिलेगा, और मैं नेट पर भी देखा तो छोटा ही मिल रहा था, इतना नहीं मिल रहा था कि बीपीएससी के 400 वर्ड को कवर किया जा सके, इतना ही इस टॉपिक में मिल रहा था, छोटा ही मिल रहा था, जितने भी मैंने सर्च करके देखा सब जगह। या फिर आप अगर जो विजन है, विजन का जो करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन आता है, उसमें वो पॉलिटी, इकोनॉमी, एथिक्स, साइंस टेक्नोलॉजी, वो साइंस टेक्नोलॉजी वाला अगर आप देखेंगे तो वहां होगा। मैं कंक्लूजन में बताने वाला हूं कि बीपीएससी 67 के करंट अफेयर्स के लिए थोड़ा सा हमें अपने अप्रोच को क्या करना होगा, एक लिस्ट बना करके तैयारी करने के बदले एक मैगजीन बेस्ड पर तैयारी करना पड़ेगा, और उसमें नए नए टॉपिक, कुछ ऐसे टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा जो टॉपिक थोड़े से रेयर हैं, कई बार बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है, उसको भी कवर करना पड़ेगा। खैर, अब दूसरा देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे हो रहा था, इसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन द रिसेंट बेसिक फीचर एंड प्रोविजंस ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आफ्टर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल की प्रमुख विशेषताओं का, प्रावधानों का परीक्षण करिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन था, तो कोविड-19, अब इसमें क्या है, बीपीएससी का आंसर है, 400 वर्ड का आंसर है, तो 400 वर्ड के आंसर में कोविड-19 और ये सारी बातों को तो लिखेंगे ही, भारत के संदर्भ में कोविड-19, और उसके बाद उसी में इंट्रोडक्शन में जैसे लिखा कोविड-19 के बारे में लिखा, साथ में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज, कोविड की जो चुनौतियां हैं, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां थी, आर्थिक सामाजिक जो चुनौतियां थी, टू फेस ऑल दीज इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्टिसिपेशन विथ अदर एजेंसीज
like RBI launched Atmanirbhar Bharat, provided Atmanirbhar Bharat package. This package is divided in 3 categories. यह पैकेज 3 भागों में बटा हुआ था, पैकेज 1.0, 2.0, 3.0, ठीक है। और उसी में 3.0 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की चर्चा की गई, ठीक है। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया 3 उसमें, और उसके बाद नीचे ले आए, फिर कोविड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ज्यादा बढ़ा के, वो 1.0, 2.0 के, और विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आई उसकी चर्चा करके, और उसके बाद लिखा इन चुनौतियों में रोजगार से जुड़ी चुनौती का सामना करने के लिए या रोजगार सुनिश्चित करने के लिए टू प्रोवाइड टू एंश्योर, माने अभी आत्मनिर्भर भारत को ही 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 को फिर लेकर के, और उसमें फिर ये जिसमें 1000 से अधिक जो ऐसी संस्थाएं जिसमें 1000 से अधिक, ठीक है, और उनके लिए जो पीएफ का पैसा उसमें 12% का जो शेयर है, और बाकी तो ये भी एक इसको क्या करना होगा, ये जो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, इसके बारे में फैक्ट अब प्लस तो बाकी तो सारा कोविड, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, ये सब हम लोगों ने बहुत बार चर्चा किया हो। अब ये वाला पार्ट आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 में ये है, ठीक है। हमने ग्रुप में नोट्स भी शेयर किया, क्लास के दौरान भी, टेस्ट सीरीज के दौरान भी बार बार जो आत्मनिर्भर बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के जो पिलर्स हैं, जो उसके 6 पिलर्स थे, 6 पिलर्स के बारे में खूब मैंने, ऐसा नहीं था ये डिस्कस नहीं था, ये डिस्कस टॉपिक था ये। तो ये 9 नंबर टॉपिक आपसे होने वाला टॉपिक था। और फिर था 10 नंबर टॉपिक। 10 नंबर टॉपिक में अब ये है भारत यूरोपीय संघ के मध्य, हम लोगों ने चूंकि शॉर्ट नोटिस पे था तो हमने आपके पास एक मैगजीन उठा के, देखिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदी में एक समसामयिकी करके एक मैगजीन डाला गया था, उसके 5 नंबर पेज पर ही ये पूरी तरह से डिस्कस किया हुआ टॉपिक है ये। और ये 20 दिन पहले वो अपने कोचिंग में डिजाइन करा करके सब सेटल करके उसको शेयर किया हुआ था। कुछ इंपॉर्टेंट क्लास हुआ, क्लास में हमने पढ़ाया, लोहिया सर ने पढ़ाया, अशोक सर ने पढ़ाया, सबने पढ़ाने के बाद मैटर, अलग से भी मैटर उसमें पोस्ट करवाया हुआ है, सब ग्रुप में, सब व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कराया हुआ था। ये भी कॉमन टॉपिक था, अनकॉमन टॉपिक नहीं था ये, ठीक है। किस तरह से ब्रेक्जिट से बाहर निकलने के बाद, पहले ब्रेक्जिट के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के द्वारा अपने संबंधों को जो सुधारने के लिए, इकोनॉमिक रिलेशंस को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या काम किया गया था। तो ये 3 टॉपिक जो थे, 3 टॉपिक चर्चा में थे। हाँ, निश्चित रूप से एकदम से कहा जाए कि अफगानिस्तान इशू की तरह कोई भी टॉपिक देखिए अफगान इशू की तरह नहीं था हाईलाइटेड, ठीक है। उसी तरह से जाके क्वाड की तरह नहीं चर्चा था, इंडो चाइना रिलेशन की तरह नहीं चर्चा में था, इजराइल फिलिस्तीन की तरह चर्चा में नहीं था, ठीक है। लेकिन तो अब इसका क्या स्ट्रेटजी होगा आगे के लिए, ठीक है। कुछ कमी रह गई तो उस कमी को कैसे आगे के लिए दूर करें। अदरवाइज जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं, तो जब करंट अफेयर्स वो पढ़ते हैं तो कोई भी मैगजीन को जब बेस बनाते हैं तो उसमें ये सब टॉपिक आते जाता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट इसमें जो 5वां नंबर था, इसमें देखो 1 नंबर को नहीं करना था, अगर जिसको आता था, मैं बता रहा हूं कि रेयर टॉपिक था वो, और करंट अफेयर्स को उन्होंने बिल्कुल फ्लोटिंग फेमस टॉपिक को कवर करने के बदले उन्होंने थोड़े रेयर टॉपिक को कवर करने की कोशिश किया है पेपर में, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश यहाँ पर उन्होंने किया। डिफिकल्ट तो नहीं है, किसी को डिफिकल्ट कहाँ कहेंगे, ब्रिक्स को कहाँ डिफिकल्ट कहेंगे, ब्रिक्स सब जानते हैं। इंडो यूरोपीय यूनियन के बीच में जो संबंध है ब्रेक्जिट के बाद, ये कॉमन था, मैगजीन में था, न्यूज में था सारा। आत्मनिर्भर, ये जो कोरोना और उसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 जाएंगे, जब उसकी चर्चा करेंगे तो वहां पे है वो 2022 तक उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये भी न्यूज में था, ठीक है ये। और उसके बाद फिर ये भारत में पर्यावरण सुरक्षा स्थिरता, मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना करिए, डिस्कस द हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप। अब इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछता है कि एक छोटे से ऐप के ऊपर, संजीवन ऐप के ऊपर, इंद्रब्रज ऐप के ऊपर, ठीक है, या पता चला कि उसके ई नाम के ऊपर, इस तरह से बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन जो क्वेश्चन सेट करने वाले थे उनके दिमाग में, आप नेट पे भी जाके सर्च करिएगा, आधा पेज से ज्यादा मैटर नहीं मिल रहा है, और वो भी ये नहीं मिल रहा, हरित भारत संकल्प नहीं मिल रहा है, ये हरित पथ करके ऐप है उसी का, ये हरित भारत संकल्प में हरित पथ ऐप है, मोबाइल ऐप है, उस पर मिल रहा है, ठीक है। तो खैर, तो ये जो करंट अफेयर्स के टॉपिक आपको दिखाई दिए, हम लोग उम्मीद ये भी कर रहे थे कि ये क्वेश्चन कम से कम बिहार से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, दूसरे जगह है, पेपर 2 में है, बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स उसमें लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मान लो जाते हैं तो इसमें देखो, अब ये जो पेपर को, खैर तो सेक्शन 3 था डेटा इंटरप्रिटेशन का, वो डिफिकल्ट नहीं था, हम लोगों ने उसी दिन जो डीआई पढ़ाने वाले सर थे उनको हमने भेज दिया था, शाम को उन्होंने सोल्यूशन भेज दिया था,
तो डीआई का क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, डीआई का क्वेश्चन इजी था। तो ओवरऑल पेपर 1 जिन्होंने करंट अफेयर्स को 100% बिल्कुल कोचिंग पे निर्भर ना रह करके थोड़ा सा कोई भी मैगजीन को अगर आधार बनाया होगा तो उनके क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे हो जाएंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चन उस मैगजीन में हैं। ठीक है, तो अब मैंने आगे के लिए जैसे क्या स्ट्रेटजी होता है, तो उस स्ट्रेटजी में यही था, यही है करंट अफेयर्स को लेकर के कि आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो करंट अफेयर्स, आगे बीपीएससी 67th मेंस की स्ट्रेटजी क्या होगी। तो अभी भी जो दो पार्ट में स्ट्रेटजी है, वो एक स्ट्रेटजी है लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ये तो बनेगा, इस बार भी बनेगा। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, कई बार मान लीजिए सीधा जो उस तरह से जो नेशनल इशू इंटरनेशनल इश्यूज बना उसमें से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। पिछली बार भी जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में जो बुश फायर वगैरह का था उस पर क्वेश्चन पूछा गया था, वो लिस्ट में सब थे। ठीक है, तो उसमें जाएंगे तो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जैसे है, तो ये तो बनेगा अभी भी, और आपकी तैयारी का पार्ट रहेगा ये, जैसे आईआर इंटरनेशनल रिलेशन वाले और नेशनल इश्यूज वाले। नेशनल इश्यूज ये दोनों रहेंगे, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, आईआर, नेशनल इश्यूज, और फिर 30 जो, लेकिन एक यहां पे मैगजीन, जो बार बार हम लोग बोलते हैं मैगजीन पढ़ते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए, इस तरीके से एक मैगजीन जो आता है, और उस मैगजीन में जाएंगे तो ठीक है, मैगजीन में जाते हैं तो मैगजीन में देखो क्या है। यहां से मेरा जहां तक सजेशन ये आपसे रहेगा कि थोड़े से सावधान रहते हुए, बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए, हमने क्लास में कई बार कहा कि भाई प्रतियोगिता दर्पण में नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, साइंस टेक्नोलॉजी, लेकिन वो बड़ा बड़ा नहीं होता है, दो पार्ट में आता है। एक शुरू में ये सब होते हैं जो मेंस और पीटी दोनों की जरूरतों को पूरा करते हैं, और अलग से वो आर्टिकल टाइप में 4-5 आर्टिकल छापते हैं वो, तो 4-5 आर्टिकल को पढ़ें, लेकिन साथ में नेशनल इश्यूज का भी आप अपना अपना एक हैंड नोट्स बनाते चलें। और साथ में जो दूसरा, ये जो विजन का जो मैगजीन आता है, जो इनका मंथली मैगजीन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ये फोटोकॉपी के रूप में मिलता है मंथली, इसमें ये सेक्शन वाइज देते हैं, ये इकोनॉमी अलग देते हैं, पॉलिटी का अलग देते हैं, आईआर का देते हैं, साइंस टेक का देते हैं। इसको थोड़ा सा आपको अभी से ही बीपीएससी 67 के लिए पढ़ते रहना पड़ेगा सेल्फ स्टडी में। कोचिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, भाई हम 12-15 टॉपिक कराए, 15 टॉपिक नेशनल, 15 इंटरनेशनल टॉपिक अगर कराए तो 30 टॉपिक, तो उसमें पता लगा 30 टॉपिक कराया। अब उस 30 टॉपिक में हो सकता है कि छोटे छोटे वो संकल्प पथ वाला जो आया हुआ ऐप, उस तरह के छोटे छोटे टॉपिक इंक्लूड ना हो पाए। तो आप क्या करते हैं, आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं कोई मैगजीन वगैरह का, तो उसमें ये आ जाता है, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं उसमें जो छट के जो छोटे छोटे टॉपिक जो छट जाते थे, वो टॉपिक वहां से कवर हो जाता है। जो स्टार डस्ट 1.0 वाला है रॉकेट का, वो उस तरह के टॉपिक मैगजीन में कवर हो जाता है। इस बार स्टार डस्ट 1.0 पूछा है, ये संकल्पत ऐप पूछा है। अब सोचो संकल्पत ऐप पे अगर क्वेश्चन पूछा जाने लगे, तो आरोग्य सेतु तो सबसे फेमस ऐप था, तो आप कितने ऐप की तैयारी करेंगे। ठीक है, उसी तरह से स्टार डस्ट 1.0 पे तो कितने स्पेस मिशंस की आप तैयारी करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो उसमें क्या हो जाता है कि ऐसा होता है कि 5 क्वेश्चन है, तो भाई हमें लिखना 3 है, वो 3 हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अगर 3 में से 5 में से 2 हो रहा है तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और फिर लेकिन एक बात है कि जब रेयर पूछा है तो सबके लिए रेयर पूछा है, केवल आपके लिए नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसलिए, और इस बार भी बीपीएससी में जो पूछा हुआ 3 तो कॉमन, यूरोपीय यूनियन, इकोनॉमिक रिलेशन, ब्रिक्स का और उसका जो थीम और उसका एक्सप्लेनेशन, प्लस इसमें जाते हैं तो ये कोरोना और आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 में ये आत्मनिर्भर रोजगार योजना। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन कॉमन थे, कोई अनकॉमन नहीं थे क्लास के लेवल पे, चाहे आप अपने से भी सेल्फ स्टडी कर रहे थे तब भी ये तीनों टॉपिक आ जा रहे थे। लेकिन आगे 67 के लिए अगर आप 100% सुरक्षित होना चाहते हैं, 5 का 5 आए, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट के अलावा, ये जो लिस्ट कोचिंग में बनता है, इसके अलावा आप मैगजीन खुद से भी मैगजीन पढ़ते रहिए। ठीक है, 365 नहीं, 365 तो पीटी के लिए होता है, मंथली मैगजीन आता है।
ठीक है, अब देखो, अब पूछ रहे हैं कितना, जैसे कितना, अब जुलाई में एग्जाम हुआ, देखिए 29 जुलाई को एग्जाम हुआ और नवंबर में हुआ था ये ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट नवंबर में हुआ था, तो नवंबर से लेकर के अभी तक का कम से कम 6-8 महीने का। जैसे अभी अगर जाएंगे तो बीपीएससी 66, जैसे जुलाई के बाद 67 की बात अगर करें तो इसका एग्जाम हुआ था शायद अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, बीपीएससी 65 का 65 का एग्जाम अक्टूबर में हुआ था, तो नवंबर से टॉपिक उठाया है इन्होंने नवंबर के बाद। तो उसी तरह से जुलाई में एग्जाम हुआ है, अगस्त से मान के चलिए कम से कम 6 महीने का मैगजीन लेना पड़ेगा। तो 6 महीने का मैगजीन अगर कर ले, 6 महीने या 5 महीना मान के चलिए, जो लास्ट जैसे जुलाई में हुआ तो जुलाई के मैगजीन का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, तो जुलाई का, तो उसके पहले आप 5 महीने का मैगजीन, 5 से 6 महीने का मैगजीन को एक आपको देखना पड़ेगा, कोचिंग के क्लास में जो चीज हो रहा है उसके अलावा। नहीं नहीं, एकदम नहीं, केवल साइंस टेक्नोलॉजी क्यों पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, उसका पॉलिटिकल भी पढ़ेंगे, आप उसका इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, उसका आईआर वाला भी पढ़ेंगे, उसका साइंस टेक्नोलॉजी वाला भी पढ़ेंगे, तब तो मैगजीन की बात कर रहा हूं ना। तो मेन टॉपिक तो सारे अपनी अपनी जगह पे हो जाएंगे, लेकिन ठीक है, तो आप पढ़ेंगे। तो ये हम लोगों के लिए करंट अफेयर्स का हमने एक आपको डिस्कशन किया। कंक्लूजन इसमें ये निकल के आया कि भाई आप आगे के लिए ये जो विजन टाइप का कोई मैगजीन है, विजन टाइप का जो मैगजीन है, इस मैगजीन में ये मुझे लगता है कि सबसे बैलेंस है। बैलेंस योजना कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं इकोनॉमिक इशूज के लिए, इकोनॉमिक इशूज में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इशूज में, या साइंस टेक्नोलॉजी में कोई प्रैक्टिकल इशू पूछा हुआ है तो उसके लिए, ठीक है। लेकिन आप जो कंटेम्प्रेरी इशूज हैं, जो जीएस पेपर 1 का जो करंट अफेयर्स है, उसको पढ़ने के लिए हमें लग रहा है कि क्लास में तो नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज जो हम लोगों को समझ में आता है हम लोग कराते हैं, लेकिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप डीएसपी एसडीएम बनने जा रहे हैं, ठीक है, एकदम से हमने 20 टॉपिक 25 टॉपिक करा दिया और उसी में से 3 क्वेश्चन आ गया और आप जाके उतार आए, ठीक है, तो ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होगा, और कई बार ऐसा नहीं होगा तो आप, चूंकि हम तो, हमारे साथ तो 2-2.5 घंटे आप हैं, बाकी आप 22 घंटा 21 घंटा तो आप खुद के साथ हैं, तो 21 घंटे में हम लोगों के साथ के अलावा थोड़ा बहुत और कुछ देख लीजिए। और थोड़ा बहुत और देखने का मतलब यही हुआ कि कोई ये जो मंथली जो मैगजीन है, जो फोटोकॉपी भी मिलता है, आप उसको एक बार लेके देख लीजिए, उसको देखते रहिए, और उसमें भी देखने के दौरान ध्यान रखिएगा कि कौन सा फैक्ट पीटी के लिए, जैसे कई बार जो हेडलाइन होता है वो पीटी में चला जाता है, ठीक है, बड़ा, तो उसमें कम से कम 350-400 वर्ड का वजन होना चाहिए उस योजना में, उस टॉपिक में। ऐसा टॉपिक नहीं हो कि पता चला कि 400 वर्ड उसमें नहीं है, अगर 350-400 वर्ड नहीं है तो उसको फिर करने की जरूरत नहीं होती है, तो वो मैगजीन में भी कई बार छंट जाएगा, और छंट करके आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। मैगजीन भी देखते रहिएगा। हम लोगों ने भी इसमें जो करंट अफेयर्स का पेपर आया है ना, वो सब कोई मैगजीन, देखो ये जितने हिंदी मीडियम का मैगजीन निकलता है उसको मत करिएगा, उसमें कोई कई बार उतनी उस तरह से नहीं हो पाता है। हमने जितने हिंदी मीडियम के मैगजीन्स हैं, कोचिंग है, उनके जो मैगजीन्स हैं वो बस वैसे ही है, उसको मत, उस पर टाइम खराब मत करिएगा। मैंने एक स्टैंडर्ड आपको बताया, और स्टैंडर्ड में आप जा करके उसको प्रिपेयर करिए, वहाँ से लिस्ट निकालिए। इस बार फिर हम कोशिश करेंगे कि शुरू में ही जो ये विजन की ही बात कर रहा हूँ, विजन के मैगजीन की बात, किसी कोचिंग से हमारा कोई देखो प्लस माइनस नहीं है, हम केवल अस्थायी से अपना संबंध रखते हैं। किसी कोचिंग की शिकायत करना, किसी कोचिंग की तारीफ करना, वो हमारा नहीं है, लेकिन कहीं पे कुछ चीजें अगर अच्छी हैं तो विजन का जो मैगजीन मैंने देखा है, वो मैगजीन हमें इस बार का पेपर देख के लगता है कि शायद वहां से क्वेश्चन उठाया है इन्होंने, तो उसमें लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। और हम लोग आस्था इसमें क्या करेंगे कि अभी ही बोल देंगे हम कि कम से कम कुछ इंपॉर्टेंट, हर मैगजीन में से कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको, उसका फोटोकॉपी करा के, उसको एक बाइंड करा के, उसको एक फोटोकॉपी करा के, कम से कम जो फोटोकॉपी है वो आपको दे दें, चाहे उनके साइट से ही मैगजीन का प्रिंट आउट निकाल करके उस पेज का, उस टॉपिक का जो हम लोगों को लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे कि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो ये कर दें, पूरा मैगजीन में से आप खुद से छांटें, इससे अच्छा है कि हम, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे छांटने में तो हम तो छांटते ही हैं लिस्ट बनाने के लिए, लेकिन लिस्ट में हम लोगों की मजबूरी होती है क्लास में कि भाई क्लास का एक टाइम का तो कुछ कम टॉपिक रह जाता है, क्वेश्चन पूछने का जो नेचर है वो थोड़े से ज़्यादा, छोटे छोटे टॉपिक भी कवर कर लिया है इस बार, लेकिन आगे भी यही रहेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक बार हमें उस मैगजीन का इकोनॉमिक पॉलिटिकल इशूज को एक बार अपने से भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो छोटा होगा तो पीटी में जाएगा, बड़ा होगा तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, हम इस पर ध्यान देंगे अब अगली बार, इस बार के लिए। अब आज छोड़ देते हैं डीआई का, तो सर लोग कराते हैं, जो डीआई कराते हैं वही कराएंगे, कभी टेस्ट इस पेपर का भी डिस्कशन हम करवा देंगे, लेकिन अब कल हम आपका जीएस पेपर 2 करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल सेम टाइम 12:30 से 2 के बीच में ये मेंस का क्लास अभी चलाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन है। ऑफलाइन का आज भी पेपर में देखो तो उसमें काफ़ी चर्चा है, हम बहुत सारे टॉपिक हैं विजन वाले में, हम उसको वो कर देंगे।
हाँ ठीक है, ये कर देंगे। मैंने देखो अभी जैसे पॉलिटी में 2 टीचर आए थे। अब कई बार था, हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि भाई जो टीचर होने चाहिए वो 100% इंग्लिश बोलने वाले होने चाहिए। तो 2 टीचर, देखिए पॉलिटी आपका 2 टीचर कराए, 2 लोग कराए। पूरा कंप्लीट सिलेबस अशोक सर कराए थे, कंप्लीट सिलेबस वो भी कराए थे, स्मा रंजन जी भी कराए थे। इस बार हम चेंज कर देंगे, स्मा रंजन जी को तो चेंज कर ही देंगे। ठीक है, ये मैं जरूर बताता हूँ कि उनको चेंज कर देंगे इस बार। कोई और बिल्कुल जो टू द पॉइंट होंगे उनको ले लेंगे। तो ये लेकिन ऑप्शन था, और लोहिया जी भी क्लास कराए थे, उनका टॉपिक भी अवेलेबल था, सुनने के लिए उनका टॉपिक भी अवेलेबल था। तो पॉलिटी के 3 टीचर कराए थे इस बार, उसमें जो भी अवेलेबल था जितना हो पाया। तो अब आगे के लिए देखो यही है कि कल हम ये करा देंगे, इसका करा देंगे। अभी चूंकि ऑफलाइन की बात कर रहा था, तो आज के अखबार में भी निकला हुआ है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल कंफ्यूज्ड है ऑफलाइन को खोलने को लेकर के। लेकिन जैसा कि पूरे देश में सब कोचिंगें खुल रही हैं, सब जगह सारी संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, दिल्ली में भी खुल जाएगा। तो उम्मीद करिए कि 15-15 अगस्त तक हमें लग रहा है कि दिल्ली में खुल जाएगा। जब खुल जाएगा तो फिर हम लोग ऑफलाइन में आ जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं खुल रहा है तब तक टाइम खराब करने से अच्छा है कि हम लोग ऑनलाइन में अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले जब कल हम सिलेबस डिस्कस, कल उसको डिस्कस कर देंगे जीएस पेपर 2 को, और वहां का सिलेबस निकाल के आपको दे देंगे। तो फिर हम बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बिहार का बजट करा देंगे। ठीक है, और फिर उसी तरह से बिहार का कंप्लीट बजट करा देंगे और इकोनॉमिक सर्वे से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको करा देंगे। तो उससे हमारा एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाएगा। और फिर हाँ पीटी अभी तो उसमें करेंगे। अभी देखो 12:30 से 1 के बीच में हम लोग मेंस कर रहे हैं, और 12:30 से 2 के बीच में मेंस कर रहे हैं, और 2 से 4 के बीच में वो चल रहा है, जो ज्योग्राफी क्लास चल रहा है उस क्लास को अटेंड करिए, वो पीटी चलते रहेगा। हाँ, ज्योग्राफी क्लास खत्म होते ही फिर हम उसका बिहार स्पेशल, एक राउंड बिहार स्पेशल अभी करा दें। जैसे ही ज्योग्राफी खत्म होगा कंप्लीट बिहार स्पेशल एक बार हो जाएगा। बिहार स्पेशल इकोनॉमी, बिहार स्पेशल हिस्ट्री, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल का पॉलिटी, ये 4 सेक्शन बिहार स्पेशल का करके जो भी 20 दिन 15 दिन 20 दिन का समय लगेगा, तो हम लोगों का एक टाइल्स तैयार हो जाएगा ऐप के लिए, जिसमें 20 क्लास हिस्ट्री, कल्चर, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का पॉलिटी पर रहेगा। वो कंटिन्यूअस वो क्लास हो जाएगा बिहार के नाम पर। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा। लेकिन अभी छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। अभी ज्योग्राफी जो चल रहा है इसको कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद चीजें कंप्लीट होती जाए। ठीक है, एक एक करके। तो डेली 12:30 से 2 के बीच में मेंस का क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इंडियन पॉलिटी अब ज्योग्राफी खत्म करा लो। देखो सब खत्म, अभी तो कोई वो भी नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मैंने सब क्लास एक एक करके पहले खत्म होते चले, ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी का जो क्लास है, जो पीटी पॉलिटी का है, जो नए हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पुराने लोग क्लास कर रहे हैं, वो 7-8 क्लास उनका जो बचा हुआ है वो क्लास करा करके ऐप पर उसका सीक्वेंस पूरा करा देंगे। तो उससे फायदा ये होता है कि पॉलिटी के जो सर हैं, मान लीजिए 15 क्लास उन्होंने कराया है, 7 क्लास उनका बचा हुआ है, 8 क्लास बचा हुआ है, तो 8 क्लास उस पर लग जाएगा, तो एक टाइल्स कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। अब वो टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं अलग बात है, लेकिन कम से कम एक टाइल्स तो कंप्लीट हो जाए ना। फिर दूसरे पॉलिटी के सर बनाएंगे तो एक और टाइल्स कंप्लीट हो जाएगा 22-25 क्लास का। तो लेकिन जो पहले पढ़ाए हैं उनको कम से कम उनका स्लाइड, उनका जो टाइल्स है 22 क्लास का, 25 क्लास का, वो कम से कम कंप्लीट करा लेते हैं। ठीक है, ये है। तो कल मिलेंगे फिर से। ठीक है, हाँ ये भी बात है, पॉलिटी अलग से भी हो जाएगा। ठीक है रमेश, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर।